स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई, एस्टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है। ए कह रहा है उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी अनुप्रास और डी रूपक। तो आपको इस पहले वाले सवाल का उत्तर बताना है। तो इसमें रूपक अलंकार है, विकल्प डी उसका उत्तर सही हो जाएगा। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही जो है वो रूपक कहलाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए उत्प्रेक्षा, बी संदेह, सी भ्रांतिमान और डी रूपक। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे सवाल की। कह रहे कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ए अवधी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा और डी छत्तीसगढ़ी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ब्रजभाषा जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है कि उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? ए कह रहा 15, बी 14, सी 18 और डी 17। तो देखिए, हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत बोलियों की संख्या कुल 18 है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। 5वां कह रहा है कि बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी सौरसेनी, सी पैचासी और डी कह रहा है कि अर्ध मागधी। तो बुंदेली का विकास किससे हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 6वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? ए कर 12 और 36, बी 12 और 35, सी 11 और 35 और डी कह रहे हैं कि 11 और 36। तो 6वें प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, आपको बताना है। तो देखिए, वर्णमाला में मूलतः जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर और 35 जो है व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि को आपको बताना है। ए कह रहे च, बी प, सी ल, डी ह कह रहा है। तो बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है वो तालव्य है। तो दी गई ध्वनियों में च जो है वो तालव्य ध्वनि है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है यहाँ बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? ए कालवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी जो है वो कर्तृवाच्य। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए, यहाँ बैठा नहीं जाता ये भाववाच्य का उदाहरण है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, तो उसे जो है हम भाववाच्य कहते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये आपको बताना है। ए ऊँटी, बी ऊँटनी, सी ऊँटे और डी ऊँटीन। तो बताना है कि ऊँटनी शब्द का जो ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका जो है ऊँटनी हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कर हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4 और डी कह रहा है कि 5। तो आपको बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो देखिए, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं?
ए कह रहा है विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी अयादि संधि और डी व्यंजन संधि। तो देखिए जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। कह रहे चौमासा में कौन सा समास होगा, ये आपको जो है वो बताना है। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी कह रहा है कि बहुब्रीहि समास। तो देखिए चौमासा में द्विगु समास होगा, विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अर्थात जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक हो उसे हम जो है द्विगु समास कहते हैं। सवाल नंबर 13 सवाल कह रहा है कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है। ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी कह रहा है कि तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है कि वहाँ कौन सा समास होगा। तो देखिए जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ द्विगु समास होता है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। कह रहा है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। ए कह रहा अव, बी कह रहा अप, सी परि और डी दुर। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से परि जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो जो विदेशी भाषा का शब्द है उसके बारे में आपको क्या करना है, वो बताना है। ए कह रहा है कतार, बी कह रहा है पंक्ति, सी कह रहा है श्रेणी और डी कह रहा है कि श्रृंखला। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। तो अगर इसमें देखा जाए तो विकल्प ए जो है अर्थात कतार जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, जबकि शेष जो शब्द हैं वो सभी के सभी शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं कि निम्न में तद्भव शब्द है। ए कर स्तंभ, बी कर त्वरित, सी कर तेल और डी कर कि स्तन। तो इसमें कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, आपको वो बताना है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। ये तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम जो है वो तैल होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17। कह रहा है कि पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए कोविद, बी दामिनी, सी बुद्ध और डी प्राज्ञ। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें जो है वो पंडित का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। तो पंडित का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो दामिनी नहीं है, क्योंकि ये बिजली का पर्यायवाची है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म जो है वो अशुद्ध है। ए कह रहे आकाश पुष्कर, बी कमल तामरस, सी यमुना जाह्नवी और डी कामदेव मनोभाव। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो एक विकल्प अशुद्ध है, उसको बताना है। तो देखिए पर्यायवाची की दृष्टि से यमुना जाह्नवी जो है वो अशुद्ध है, अर्थात विकल्प सी जो है इसमें अशुद्ध है। जाह्नवी जो है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, तनया आदि जो है होता है। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहे हैं कि निम्न में उन्मूलन शब्द का विलोम है। ए उन्नयन, बी रोपण, सी आरोपण। तो आपको बताना है कि उन्मूलन का जो है वो विलोम क्या होता है। तो उन्मूलन का विलोम जो है वो रोपण होगा, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उन्मूलन का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से समुचित विलोम शब्द जो है रोपण होगा, जिसका अर्थ होता है लगाना या स्थापित करना। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि विवाद शब्द का विलोम होता है। तो इसका विलोम बताना है। ए करे वैमनस्य, बी करे निर्विवाद, सी करे कलह और डी करे कि संवाद। तो विवाद का जो है आपको क्या करना है, विलोम बताना है। तो देखिए विवाद का विलोम निर्विवाद होता है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम जो है वो मैत्री होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो आपको बताना कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है वो कौन लिखा हुआ है। ए कह रहे कि यह असली गाय का घी है, बी यहाँ शत्रु से खतरा है, सी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया और डी इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो अशुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है यहाँ शत्रु से खतरा है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा।
सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि सार्थक ने बहन को कविता सुनाई, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग जो है वो प्रयोग हुआ है। ए कह रहा है कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी अधिकरण कारक और डी कह रहा है कि संबंध कारक। तो सार्थक ने बहन को क्या सुनाई, कविता सुनाई, तो अर्थात इसमें जो है कर्म कारक हो गया। विकल्पी उत्तर इसका सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि तीसरा व्यक्ति ज़्यादा समझदार है, इस वाक्य में तीसरा शब्द क्या है। ए कह रहा है क्रिया विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो तीसरा व्यक्ति समझदार है, तो इसमें हम अगर बात करें तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो चुनिए। ए कह रहा है कि सूर्य उदित हुआ और आकाश में तारे छिप गए, बी कह रहा है सूर्य निकलते ही तारे छुप गए, डी कह रहा है सूर्य का उदय हुआ आकाश में तारे छुप गए और डी कह रहा है सूर्य का उदय हुआ तारे आकाश में छिपे नहीं थे। तो आपको इसमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो वो आपका विकल्प ए हो जाएगा, सूर्य उदित हुआ और आकाश में तारे छिप गए। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लिखे हुए हैं। ए कह रहा है शौर्य, श्याम, श्रम, स्रोत, बी कह रहा है कि श्रम, श्याम, स्रोत, श्वेत, शौर्य, सी कह रहा है कि श्रम, श्वेत, शौर्य, श्याम और डी कह रहा है कि शौर्य, श्वेत, श्याम, श्रम। तो कौन सा इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए इसमें विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है शब्दकोश के अनुसार सही है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।